हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे पीएससी बाय डीसी सर प्लेटफॉर्म पर। इस यूट्यूब श्रृंखला में हम 10वीं यूनिट को कवर कर रहे हैं। आज का वीडियो जनजातियों के संस्थानों और संग्रहालय पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए आप भी पढ़ाई करने से पहले भगवान का नाम ले लिया करें। ये सफलता में एक सहायक सिद्ध होते हैं लोगों के। आगे बढ़ते हैं। मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल को याद करते हुए आज का जो मूल टॉपिक है जनजातीय संग्रहालय और जनजातीय संस्थान है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनजातीय संग्रहालय और जनजातीय संस्थान पढ़ने कैसे हैं। देखो, सबसे पहले इसमें से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसे समझा करें, या कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ें तो सबसे पहले ये समझें कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप के टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं वो सामान्यतः उनके साल पर आधारित होते हैं कि किस संस्था की स्थापना कहाँ हुई। दूसरा प्रश्न होता है इसकी मुख्यालय कहाँ है। तीसरा प्रश्न होता है कि इसका उद्देश्य कौन सा है, और चौथा कि इसके द्वारा अगर कोई विशेष कार्य किया जाता है। तो इन चार मूल पहलुओं पर सारे प्रश्न आधारित होते हैं और इसी पैटर्न पर हमको इसको पढ़ना भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस को समझ लेना है। सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है जनजातीय संस्थान और संग्रहालय। जनजातियों के प्रमुख संबंधित संस्थान संग्रहालय हमें पढ़ना है, ये आज का मूल टॉपिक है। इसके बाद केवल एक पॉइंट हमारा बचेगा, जनजातियों का मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और जनजातीय व्यक्तित्व। इसको मैं एक बड़े वीडियो में या लंबे वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा ताकि अगले एक वीडियो में पूरा ही मटेरियल आपको सर्व किया जा सके। इस प्रकाशन टॉपिक को कल हमने पढ़ा जिसमें साहित्य भी शामिल है। साहित्य और प्रकाशन दोनों हमने एक ही साथ शामिल कर लिए थे, वो आपने अच्छे से पढ़ा, आपको उसे याद कर लेना है। चलिए आज के टॉपिक पे मूलतः आते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो याद रखिए हमें 4 पॉइंट उसमें कवर करने होते हैं। और वो 4 पॉइंट कौन कौन से, या इस टॉपिक में जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को सीधे पढ़ लेना हानिकारक है। आप स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए। इस टॉपिक से हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहला प्रश्न होता है उसकी स्थापना कब हुई, दूसरा होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, तीसरा है उसका कार्य क्या है, चौथा होता है उसका उद्देश्य क्या है। और कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि उसके द्वारा अगर कोई विशेष कार्य किया जा रहा है, जैसे ये जो आदिवासी लोक कला संस्थान है चौमासा नाम का पत्रिका छापती है, तो इस पे प्रश्न बनता है कि चौमासा नाम का पत्रिका किसके द्वारा छापा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पे भी हमें फोकस करना है। तो भले ही हम 15-20 संस्था की बजाय 10 पढ़ें, लेकिन 10 वो पूरी पढ़ें, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कैसे याद करेंगे, हम यहां लिखें लोक कला परिषद। देखिए, ये लोक कला में जो ल लिखा हुआ है इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपके 2 0 जैसा दिखाई देगा या 8 जैसा दिखाई देगा। तो 8 पे 0 लगानी है, इससे ये एक जैसा दिखाई देने लगेगा। मुझे तो दिखाई देता है, मुझे याद हो जाता है। तो लोक कला परिषद जो है वो आदिवासी लोक कला परिषद 1980 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिन संस्थानों के मुख्यालय भोपाल में नहीं है उनको स्पेशली याद कर लें, जिनके मुख्यालय भोपाल में उनको ऐसे याद कर लें कि बस वो भोपाल में है, छोड़ दें, उससे ज्यादा फोकस नहीं करना है। लोक कला परिषद द्वारा चौमासा नाम का पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है, यह परिषद आदिवासी लोक संगीत, याद रखिए सारे पॉइंट वर्ड टू वर्ड याद रखना है, संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, आदिवासी साहित्य के संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा विकास के कार्य करता है। देखिए, ये मैं बहुत फोकस करके क्यों पढ़ा रहा हूं, एमपीपीएससी ने इसी में से एक प्रश्न बना दिया, आदिवासी लोक कला संस्थान निम्न में से एक कार्य नहीं करता है। अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था संगीत का संरक्षण या लोक संगीत का संरक्षण, दूसरा पॉइंट था लोक नृत्य का संरक्षण, तीसरा पॉइंट था लोक नाट्य का संरक्षण, और चौथा पॉइंट था दृश्य काव्य का प्रकाशन। तो ये चौथा जो पॉइंट था ये इसके ऑप्शन में नहीं है। और ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपको नहीं बनेंगे, इसलिए इसको पूरा याद रखना है। लोक संगीत का,
लोक नृत्य का, देखो गाना बजा, गाना बजने पे इतना अच्छा गाना बजा कि आदमी नाचने लगा, वो नाचने लगा तो लोगों ने नाट्य मतलब वीडियो बना लिया, लोक नाट्य हो गया वो। तो तीन चीजें एक साथ जुड़ गई, अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गई बात, न्यूज़पेपर में आ गई मतलब साहित्य का संरक्षण। तो चार चीजें हो गई, आदमी गाना बजा, गाने बजने पे आदमी नाचने लगा, नाचने लगा तो उसका लोगों ने वीडियो बना लिया, वीडियो बना लिया मतलब लोक नाट्य हो गया, लोग हंसी करने लगे उस पे, और चौथे दिन वो मतलब अगले दिन वो न्यूज़पेपर में छपा। तो चारों चीजें आपस में जोड़ लेनी है। अन्य लोक कला के प्रदर्शन के लिए संपदा, लोक रंग, लोक रंजन, राष्ट्रीय रामलीला मेला, जगार, कबीर समारोह आदि का आयोजन करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से एक बार शांति से इसको समझें और एक एक पॉइंट को याद करें। लोक कला के लिए प्रदर्शन, जितनी भी प्रदर्शनियां लगती हैं लोक कला की सारी कौन लगाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी द्वारा, फलानी प्रदर्शनी, नाम कुछ भी, ओबेगा जनजाति फलानी प्रदर्शनी, तो एक दो स्पेशली छोड़ दो अपवाद के रूप में, तो लगभग 90% जो प्रदर्शनियां हैं वो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद जो है वो कराता है, लगवाता है, याद कर लेना। उसके बाद है संपदा, लोक रंग, लोक रंजन, राष्ट्रीय रामलीला मेला। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय रामलीला मेला का आयोजन कौन करता है? कोई सोच भी नहीं सकता कि राष्ट्रीय रामलीला मेला का आयोजन लोक कला परिषद, आदिवासी लोक कला परिषद करती है। लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस ऑप्शन को मानेंगे नहीं कि ये सही हो सकता है, लेकिन ये इसका आंसर सही है। जगार, लोगों को समझ ही नहीं आता कि जगार क्या है। जगार का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासी लोक कला। कबीर समारोह का आयोजन आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, नोट करके याद कर लेना है। हमने पहले ही बता दिया, ये पूरा याद करने पे काम का है, बिना याद किए ये मटेरियल आपके काम में नहीं आने वाला है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इसकी स्थापना 1980 में हुई, आप याद रखो, लिखो इसको आदिवासी, और यहां लिखो हिंदी में 80, ऐसे ही लिखते हैं हिंदी में 80। तो आदिवासी और 80 इसको 1 2 3 बार बोल लो, तो आदिवासी कला परिषद की स्थापना 80 में अपने आप हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे ही याद कर लेना है। इस पूरे पेज में जो पॉइंट लिखे हैं वो सारे मैंने याद कराने की कोशिश की, आपको ये याद करना है। मैं बार बार जोर दे करके, आप लोग फोकस करते हो कि सर थोड़ा साइड हट जाया करो, हम स्क्रीनशॉट ले ले। भाई स्क्रीनशॉट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे याद करना इंपॉर्टेंट है। और ये याद कीजिए, आप लोग एग्जाम में आपके पास कितना पढ़ा हुआ था ये महत्वपूर्ण नहीं होता, आपको कितना याद है ये महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड संस्था पे आते हैं, मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। अब देखो इसका नाम क्या है? मंत्रणा परिषद। मंत्रणा परिषद माने मंत्रियों की परिषद होगी। तो कितने मंत्री होंगे उसमें? 5-7 मंत्री होंगे। तो उसकी स्थापना कब हुई होगी? 1957 में। मैंने इसको जोड़ लिया कि मंत्रणा परिषद में 5-7 मंत्री होंगे, तो 5-7 मंत्री माने 57 में, 57 में स्थापना हो गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, नियंत्रण व संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद की स्थापना 1957 में की गई। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद जब नई सरकार आती है तो उसको भंग करके नई बना लेती है। अब 2014 में इसका पुनर्गठन किया गया, याद रखना। ये जो 7 लिखा हुआ है इसमें 2 का गुणा करो तो दूसरी बार बन जाएगी 14 में। 2014 में दूसरी बार बनी, इसका पुनर्गठन किया गया। और जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई, कमलनाथ जी वाली सरकार, तो 6 सितंबर 2019 को कमलनाथ सरकार द्वारा इसका फिर से पुनर्गठन किया गया, अर्थात 3 बार पुनर्गठन हो गया। इसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री को बनाया जाता है, याद रखना। मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? आदिम जाति कल्याण मंत्री, जो मध्य प्रदेश के प्रशासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री होंगे वही इसके उपाध्यक्ष होंगे। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 18 सदस्य होते हैं। याद रख लो, 18 से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति की ही राय ली जाएगी, मंत्रणा ली जाएगी, उससे कम उम्र वाले की तो मंत्रणा लेंगे नहीं। जो विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग होते हैं या सदस्य होते हैं जो चयनित होकर के जाते हैं, उनमें से 18 लोगों को बनाया जाता है इसका सदस्य। हमने क्या पढ़ा? आदिम जाति मंत्रणा परिषद। सबसे पहला पॉइंट स्थापना याद करना 1957। दूसरा, उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष आदिम जाति कल्याण मंत्री, सदस्य संख्या 18। और वो सदस्य कहाँ से आएंगे? विधानसभा में जो प्रतिनिधि होंगे, जो विधायक जो होंगे अनुसूचित जनजाति के, वो होंगे। ये याद रख लेना, इसका काम याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम।
देखो, वित्त के बिना किसी का भी विकास नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, तो नहीं को मैं नो लिख दूं, नो, ये ऐसा वाला नो लिख दिया, वो चारों खाने चित हो जाता है, तो किसी का भी विकास नहीं होता, वो चारों खाने चित हो जाता है। तो 94 में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हो जाएगी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। काम क्या करती है? आदिवासियों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण करना। 3 प्रकार के काम, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। और आप इसे ऐसे ही टालेंगे नहीं, एक एक वर्ड याद करेंगे कि कौन सी 3 बातें हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं करता। पहला है राजनीतिक विकास का काम, सामाजिक विकास का, आर्थिक विकास और शैक्षिक विकास। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, राजनीतिक विकास का काम ये नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। मैपसेट, एक संस्था का नाम है मैपसेट। क्या नाम है? मैपसेट। देखो, मध्य प्रदेश 1956 में बना और 1956 से लेकर के 25 साल जोड़ दो तो हमने अपना रजत जयंती वर्ष मनाया, रजत वर्ष मनाया था 1981 में। और उस समय हमने मध्य प्रदेश का रंगीन मैप जारी किया था। तो मैप बनाया था, रंगीन मैप बना दिया था ना, रंगीन मैप बनाया था। तो उसी साल एक संस्था बना दी जिसका नाम रखा मैपसेट। ये तो मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, 1981 से आप कनेक्ट कर सकें मैपसेट को, इसलिए। मैपसेट का फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद, याद रखना, मैपसेट याद कर लेना। मैपसेट जो है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। इस संस्था का मुख्यालय भी भोपाल में है। इसका उद्देश्य क्या है? कुशल एवं अर्धकुशल आदिवासी मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। कुशल और अर्धकुशल मजदूरों को, जो आदिवासी मजदूर है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्थापना, याद रखना, ये एकमात्र संस्था है जिसकी स्थापना 1973 के सोसाइटी पंजीयन अधिनियम से हुई है। इसका पंजीयन जो है वो 1973 के सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के तहत बनाया गया, या अर्धशासकीय निकाय के रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, शॉर्टकट में याद रखना NIRTH। क्या नाम है? NIRTH। लोग इसे बहुत ज्यादा शॉर्ट में बोलने के चक्कर में नॉर्थ भी बोल देते हैं, तो नॉर्थ या NIRTH। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ये रिसर्च है ट्राइब्स हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइब हेल्थ इस संस्था का फुल फॉर्म है। स्थापना कब होगी? 1984 में होगी। कब होगी? 1984 में। अब देखो, 1984 में हमारे इतिहास में क्या हुआ? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उनके हत्यारे कहां चले गए? जनजातियों के बीच में छुपने के लिए। तो हमने उनके बीच से उनको ढूंढने के लिए 1984 में एक संस्था बना दी। ऐसे हमको जोड़ लेना है किसी भी तरीके से, जो हमारे पहले से हमारे दिमाग में कुछ चीज याद है, उस डाटा के साथ आज के इस संस्था को जोड़ करके याद कर लेना, कनेक्टिंग कहलाता है। और आपको ये ऐसे कनेक्टिंग करके याद करना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। याद कर लो 8-4। वैसे भी जनजाति 84 साल तक जीते हैं, याद रख लेना। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। देखो, स्वास्थ्य किसी का अच्छा है तो उसमें बहुत ज्यादा बल होगा, या जिसमें बल ज्यादा अच्छा होगा उसी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यहाँ लिखा है बलपुर, जबलपुर। ये बल ज्यादा है तो स्वास्थ्य अच्छा, और स्वास्थ्य अच्छा तो बल ज्यादा, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो स्वास्थ्य के साथ इस जबलपुर को जोड़ लिया। आगे, इसका पुराना नाम क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। क्या नाम था? क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र फॉर ट्राइबल हेल्थ, ये इसका पुराना नाम था। बाद में इसको चेंज करके राष्ट्रीय संस्था कर दिया, पहले ये क्षेत्रीय संस्था थी। और ये कब किया गया? 2014 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य मुद्दों पर अनुसंधान करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। नाम याद रखना, नाम कब बदला याद रखना, मुख्यालय याद रखना, उसका उद्देश्य याद रखना, चारों बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जनजाति पर रिसर्च करने और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला संस्थान। मध्य प्रदेश
इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों पर अनुसंधान करने के लिए हमने 1954 में एक संस्था बनाया। अब याद कैसे करेंगे, तो उल्टा चल लो। देखो, जनजाति पर अनुसंधान करने जाओ तो हमें उल्टे चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधे चल के गए तो तीर मार देते हैं उन पे। अगर हमें कुछ भी शोध अनुसंधान करना है, उनकी तरफ जाते हुए दिखोगे तो वो आपको मारेंगे पकड़ के, उनकी तरफ से भागते हुए दिखोगे तो वो आपको मारेंगे नहीं। तो उनकी तरफ जब भी जाना है उल्टे चलना है। तो उल्टे कैसे चलना है, वैसे तो गिनती में 4 पहले आता है 5 बाद में आता है, लेकिन देखो यहाँ 4 पहले आ रहा है, बाद 5 बाद में, मतलब ये 5 पहले आ रहा है 4 बाद में आ रहा है, तो उल्टा चलना है। 54 ऐसे याद हो जाएगा। इसका मुख्यालय छिंदवाड़ा, इसका मुख्यालय कहाँ था याद रखना, पहले था छिंदवाड़ा में, क्योंकि एक आदमी सीधा सीधा चला गया तो उन्हें तीर मार के इसमें छेद ही छेद कर दिए, तो छिंदवाड़ा उसका मुख्यालय हो गया। वर्तमान में कहाँ है, तो फिर मुख्यालय बदलना पड़ा, भोपाल में। याद रखना 1965 में स्थानांतरित किया गया था ये मुख्यालय। इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनको उनके ऊपर शोध और अनुसंधान करना, या उनकी चीजों को साहित्य के रूप में प्रकाशित करना और ज्यादा एक्सप्लोर करना, टीवी पर प्रकाशन करना, ये सब काम इस संस्था के माध्यम से अनुसंधान के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, आप सब लोग जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है, और इसका जो स्थापना है वो 2008 में हुआ था। देखो, हमने कॉलेज की बात करनी है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कॉलेज माने यूनिवर्सिटी बन रही है। ये जो यूनिवर्सिटी है कब बनी थी, 2008 में। तो अगर मैं इसको याद करना चाहूं तो जोड़ने के अनेक तरीके हैं। सबसे सरल तरीका कि 8 कमरे हैं उस यूनिवर्सिटी में, 8 कमरों में पूरी यूनिवर्सिटी बना दी इन लोगों ने, तो 8 से ये याद हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, अनूपपुर अमरकंटक में है। कहाँ है, अनूपपुर अमरकंटक, याद कर लो। आदिवासी लोक संस्कृति, कला विरासत, शिल्प कौशल के साथ साथ उच्च शिक्षा प्रदान करना। मूल रूप से 3 चीजें याद करना। पहले है आदिवासी लोक संस्कृति, क्या है, लोक संस्कृति, कला, विरासत और शिल्प कला। ये शिल्प कला, विरासत, लोक कला और लोक संस्कृति, ये 4 शब्द याद रखना। उनको बढ़ावा देते हुए हायर एजुकेशन देने का काम ये संस्था करता है, ऐसे याद कर लेना। इसको जोड़ना है हमें। आगे बढ़ते हैं। उद्यमी विकास संस्थान, उद्यमी विकास संस्थान क्या है भाई, देखो, जनजातियों के लिए उद्योगी, जनजातियों में उद्योग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम करती है उद्यमी विकास संस्थान। इसकी स्थापना हुई 20 मार्च 1980 को। कब हुई, 20 मार्च 1980। मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में। अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के उद्योग प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, या उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता देने का काम करता है उद्यम विकास संस्थान। देखिए, उद्यम विकास संस्थान मूल रूप से ST SC OBC तीनों के लिए काम करता है, लेकिन क्योंकि जनजाति को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चला रहा है, इसलिए हमें ये याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण आवासीय तथा आश्रम शैक्षणिक सोसाइटी रहने का स्थान है, भोपाल में स्थापित है। अध्यक्ष जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो आवासीय संस्था है इसके नाम याद रखना, मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण आवासीय और आश्रम शैक्षणिक सोसाइटी। ये एक NGO है जो जनजातीय कार्य, मतलब क्योंकि बहुत विस्तृत रूप दिया हुआ है इसको, मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लो। इसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में कार्य करना और बहुत सारे काम ये करता है। अगर आप इसको डीप में जनजातियों के लिए विकास के कार्य डीप में पढ़े तो ये संस्था बार बार पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक में नहीं है इसलिए मैं भी डीप में नहीं जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना, 1995 में, 1995 में बना। याद रख लेना, ये तो आयोग हमने अभी पिछले सिलेबस में खूब अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसलिए ज्यादा डीप में मैं नहीं ले जा रहा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम के माध्यम से 1995, या अधिनियम भी 1995 का है और उस 95 के अधिनियम से यह संस्था भी 95 में बना।
राज्यपाल की अनुमति इसको 24 मई 1995 को मिली और इसकी स्थापना या जो हमारा गजट होता है उसमें प्रकाशन जो है वो 29 जून 1995 को हुआ, ऐसे याद कर लेना। इसका एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो है वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 सदस्य होते हैं जो कम से कम, जिसमें से कम 2 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए। इसकी जो अवधि है या इनके जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं उनकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। तो ये हमें, क्योंकि आयोग हमने अभी पिछला पढ़ा हुआ है पिछले सिलेबस में खूब सारा, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन इसे याद कर लो। मध्य प्रदेश आदिवासी खेल विद्यालय, आप सबको पता है अलीराजपुर में है। आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ है? अलीराजपुर में। आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? अनूपपुर में। तो वो भी अ से है, अनूपपुर अमरकंटक, उसका नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अनूपपुर अमरकंटक, और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए खेल विश्वविद्यालय अलीराजपुर, दोनों अ से हैं। विश्व का प्रथम जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र, अब यहाँ दो चीजों में कंफ्यूजन होता है। देखो, विश्व का प्रथम जनजातीय समुदाय रेडियो केंद्र पूछा जाए तो आंसर होगा अलीराजपुर। क्या वो आंसर होगा? अलीराजपुर। भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र, ये भी रेडियो जैसा ही है, तो शोध संचार केंद्र पूछा जाए तो आंसर होगा झाबुआ। तो ये झाबुआ और अलीराजपुर में हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों एक जैसे, हम कभी कभी झाबुआ को अलीराजपुर और कभी कभी अलीराजपुर को झाबुआ चिपकाते हैं, नहीं। आंसर याद रखना, अगर रेडियो केंद्र, सामुदायिक रेडियो केंद्र पूछा जा रहा है तो आंसर अलीराजपुर है, और अगर हमसे शोध संस्थान पूछा जा रहा है तो आंसर झाबुआ है। ये थोड़ा हमें ध्यान रख के आंसर करना है। तो हमने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जनजातीय संस्थान पढ़े, एक विशेष संस्थान और ऐड कर देता हूं कोल जनजाति के लिए। हम वैसे अभिकरण हम सारे पढ़ चुके हैं, बेगा, भारिया और सहरिया जो 3 पिछड़ी जनजाति है, इनके अभिकरण मैं आपको एक अलग लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पिछड़ी जनजातियों के बारे में या घुमंतु जनजातियों के बारे में पढ़ाया था। यहाँ हम केवल कोल जनजाति के इस संस्थान या विकास अभिकरण की बात कर लेते हैं। देखो, कॉल मतलब वो फोन वाला कॉल, फोन कॉल है ना, एक कॉल करके हम एक बार कॉल करते हैं ना, तो एक बार कॉल करते हैं तो एक पे 11 आ जाता है, एक पे क्या आ जाता है? 11। तो कोल जनजाति के लिए जनजातीय अभिकरण कब बना? 2011 में। 5वीं अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्र के हित संरक्षण संवर्धन के प्रहरी के रूप में, वॉच डॉग संस्था के रूप में ये काम करता है। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कोल संस्था के वॉच डॉग के रूप में किसे जाना जाता है? कोल जनजाति विकास अभिकरण। सीधा प्रश्न ऐसा पूछा था, जनजातीय वॉच डॉग की संज्ञा किसे दी जाती है? कोल जनजातीय अभिकरण को जनजातीय वॉच डॉग की संज्ञा दी जाती है। स्पेशली याद रखना, उसकी स्थापना याद रखना, उद्देश्य याद रखना, काम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के संस्था हमने पढ़ लिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संग्रहालय हम फोकस कर लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप पीडीएफ भेज, आप वो बाकी की यूनिट के नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, कौन सी किताब से पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्या करना है। अभी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमें कौन सी बुक का प्रेफरेंस लेना चाहिए, या बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। आइए आगे पहले संग्रहालय कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला जो संग्रहालय हमें याद करना है वो आदिवर्त लोक एवं जनजातीय संग्रहालय है, याद रखना। आदिवर्त, देखो अनाराम से जब शुरू करते हैं तो अ कब आता है? 1 नंबर पे। अ ब स द ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4, तो आदिवर्त कब आएगा? 1 में आएगा, या 1 नंबर पे अ से शुरुआत होती है, अ ब स द अ आ ई, तो अ से 1 को जोड़ना है। आदिवर्त संस्था की स्थापना कब हुई? 2001 में, ऐसे जोड़ लो। आदिवर्त लोक एवं जनजातीय संग्रहालय इसका नाम है। स्थापना कहाँ हुई है? छतरपुर खजुराहो में, ये भी याद कर लो। खजुराहो में है आदिवर्त संग्रहालय, ये बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, अभी करंट अफेयर्स में खूब बातें हुई है इस विषय पर। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना संस्कृति विभाग द्वारा की गई, ये जरूर याद रख लेना। ये प्रश्न पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। किसके द्वारा की गई है? अधिकांश लोग कहेंगे इतिहास या पुरातत्व विभाग द्वारा, नहीं, इसका आंसर है संस्कृति विभाग।
आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और आदिवासी लोक कला संरक्षण और उसका विकास करने के लिए आदिवर्त संस्थान काम करता है। और इस संस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो यहाँ नहीं लिखी हुई है वो आपको याद करना है, इस खजुराहो में, या खजुराहो जो पहले से यूनेस्को का एक साइट है, उसमें इस संस्था ने अब क्या किया है, ऐसे एक एरिया का डिसाइड किया या एरिया का विकास किया, क्षेत्र का विकास किया, जिसमें 5-6 झोपड़ियां कोल जनजाति की, 5-6 झोपड़ियां भारिया जनजाति की, 5-6 झोपड़ियां गोंड की, 5-6 कोल की, ऐसी सारी जनजातियों के 2-4 निवास स्थल बनाए गए हैं। याद रखना, किस स्थान पर या किस संस्था द्वारा जनजातीय विकास को दर्शाने के लिए, जनजातीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए एक स्पेशल जोन का निर्माण किया गया है। तो आदिवर्त जो लोक संस्था संग्रहालय है, इसने खजुराहो में ऐसे एक एरिया का निर्माण किया है जहां पे हर जनजाति के घर बनाए गए हैं और वो कैसे रहते हैं ऐसा आप संग्रहालय के रूप में वहां पर देख सकते हैं। इनके उपयोग किए जाने वाले बर्तन, इनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़े, इनके घर का स्वरूप, वो सब वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये इस संग्रहालय की मूल विशेषता है। अगला है बादल भोई, अगला संस्था है श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय। स्पेशली याद रखना, ये बादल भोई जो नाम है बाद में पड़ा, इसका पुराना नाम था पातालकोट। क्या नाम था? पातालकोट संग्रहालय। याद रख लेना, पातालकोट संग्रहालय का नाम हमने बदल करके क्या कर दिया है, बादल भोई जनजाति संग्रहालय कर दिया है। ये स्पेशली याद रखना। स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। देखो आसमान की तरफ देखोगे तो आपको 4-5 बादल दिखाई देंगे। कितने बादल दिखाई देंगे? 4-5। तो बादल भोई संस्था की स्थापना 5-4 में हुई है। उल्टा स्थापना कहाँ हुई? छिंदवाड़ा में। अब बादल में छेद हो जाते हैं तो पानी गिरने लग जाता है, तो बादल में छेद करवा देना, छिंदवाड़ा हो जाएगा, तो बादल छिंदवाड़ा में याद हो जाएगा। 1975 में नाम इसका बदल करके राज्य संग्रहालय कर दिया गया। 1997 में इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया। ये स्पेशल बात है, याद रख लेना। पहले इसका नाम था पातालकोट संग्रहालय, 1975 में नाम बदला और नाम कर दिया राज्य संग्रहालय। 1997 में फिर से नाम बदला और नाम कर दिया बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। तो ये बादल भोई कौन थे? ये जनजातीय व्यक्तित्व में हम बात करेंगे, लेकिन बादल भोई संग्रहालय कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय संग्रहालय, नाम ही जनजातीय संग्रहालय है। कब स्थापना हुई? 2013 में। देखो जनजातीय संग्रहालय कहाँ होगा? भोपाल में होगा। सिंपल है, भोपाल में जनजातीय संग्रहालय है। इसका डिजाइन किसने किया है? ये याद रखना, खेती कॉमन द्वारा। ये एक संस्था है खेती कॉमन। ये देखो जनजातीय संग्रहालय, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे ही तो जनजातीय संग्रहालय पढ़ रहे हैं, नहीं। इसमें मूल बात यही है कि जनजातीय संग्रहालय नाम से एक संग्रहालय है जो भोपाल में है और जिसकी स्थापना 2013 में हुई है। ये स्पेशली याद रख लेना। आगे हम सहरिया संग्रहालय की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1990 में। देखो सहरिया, शहर में आना कब शुरू हुए? ये लोग 1990 में शुरू हुए। ऐसे जोड़ करके हमें याद कर लेना। सहरिया संग्रहालय कहाँ पे है? श्योपुर में है। कहाँ पे है? श्योपुर में। इसका उद्देश्य है सहरिया विकास प्राधिकरण पुरातत्व एवं सांस्कृतिक संरक्षण समिति के तहत तत्वाधान में सहकारी सहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई और इसका काम है सहरिया से संबंधित सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको संरक्षित करना, उनको संग्रहित करके रखना। ये काम ये करता है। स्थान याद रखना, स्थापना याद रखना, और कौन इसका संचालन करता है? ये सांस्कृतिक संरक्षण समिति करती है, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये बिना जनजाति जब हमारे टॉपिक में नहीं था तब भी ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। अब तो जनजाति टॉपिक में है, स्पेशली और पूछा जाना है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कब स्थापित हुआ? स्थापना हुई 21 मार्च 1977। ये याद रख लेना। स्थापना कहाँ हुई? जगह कौन सी है? भोपाल में। यह भारत ही नहीं संपूर्ण एशिया में मानव जाति के विकास को दर्शाने वाला सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा मानव के विकास को दर्शाने वाला संग्रहालय कौन सा है? 3 ऑप्शन में एक ही भारत का था, बाकी विदेशी नाम रखे गए थे। ज्यादातर बच्चों ने विदेशी नाम को आंसर किया। नहीं,
भारत में मानव का विकास किस तरीके से हुआ, मानव के विकास के कौन कौन से चरण रहे उनको दर्शाने वाला संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। याद रखना, इसका उद्देश्य है भारत के विशेष संदर्भ में मानव एवं संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना। तो यहाँ जब आप घूमने जाएंगे तो आपको कैसी चीजें मिलेगी कि मानव सबसे पहली जब उसकी पीढ़ी थी, आदि मानव हुआ करता था, या आदिवासी या वो जंगल में घूमने वाला जब खानाबदोश हुआ करता था तब वो कैसा जीता था, कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग करता था। जब दूसरी पीढ़ी में उसने तांबे का उपयोग किया, लोहे का उपयोग किया, ग्रामीण जीवन जीना शुरू किया या समूह जीवन जीना शुरू किया, तब वो कौन से हथियार यूज करता था। फिर और विकास हुआ तो फिर आदि प्राचीन काल में कौन से हथियार यूज करता था, फिर मध्य काल में कौन से करता था। ऐसे आपको चरणबद्ध तरीके से यहाँ चीजें देखने को मिलेगी। 32 प्रागैतिहासिक चित्रित शिलाशय है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैं और डीप में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऐसे तो सभी संग्रहालयों में 100 चीजें रखी हुई हैं, क्या हम 100 वो चीजें रटेंगे? तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्रश्न भी बनता नहीं है जनरली। इस इंदिरा गांधी संग्रहालय में 32 प्रागैतिहासिक काल के जो शिलाश्रय थे, जो सबूत थे, वो हमने चित्रित या चित्रित शिलाश्रय को संग्रहित करके रखा हुआ है। ये पॉइंट और याद कर लेना। हमने सबसे पहले जनजातियों के संस्था पढ़े, फिर जनजातियों के संग्रहालय पढ़े। आपको इनको याद कैसे करना है, ये पॉइंट विशेष रूप से याद कर लो। देखो, जैसे आपका कॉपी हो उसको एक चार्ट के फॉर्म में तैयार कर लेना। एक चार्ट में यहाँ सबसे पहले उस संस्था का नाम करना, यहाँ उसकी स्थापना लिखना, यहाँ उसका मुख्यालय लिखना या वो कहाँ है, और यहाँ उसके उद्देश्य में से जो की पॉइंट निकल जाते हैं, उसके उद्देश्य या उसके कार्य में से जो 2-3 की पॉइंट है वो आप लिखना। और एक ऐसा ही चार्ट पूरे संस्थाओं का तैयार कर लेना। तो इससे आपका जो संस्था वाला चैप्टर है उसके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और सारे प्रश्नों के आप आंसर कर पाओगे। दूसरा, सबसे बड़ी दुविधा है, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए। देखो, 1 या 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। जैसे ये यूनिट खत्म होगी, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी यूनिट का एक सिंक्रोनाइज पीडीएफ आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में, जिसको आप पीडीएफ निकाल सकते हो, वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी समस्या पे आते हैं। अधिकांश स्टूडेंट जो है वो इस संशय में है कि सर हम पढ़ें कैसे। देखो, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर कौन सी किताब लें, किताब कौन सी खरीद लें जिससे हम इसकी पढ़ाई कर सकें, तो अभी मार्केट में ऐसी तो एक कोई किताब उपलब्ध है ही नहीं जिससे आप एक ही किताब खरीद लो और पूरी 10 यूनिट तैयार हो जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि अब जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी बाजी में बहुत सारे जो प्रकाशन हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे जो कोचिंग संस्था हैं, वो हड़बड़ी में 4-4 किताबों के नोट्स को एक जगह पर रख करके सिलेबस को बना रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी टाइप भरा कार्य है। आप लोग इसे ज़्यादातर खरीदने से बचें, क्योंकि ये बहुत सारा मटेरियल आपको कूट कूट करके किताब में देने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना व्यवसाय को बढ़ा सके। देखिए, हमें उनके व्यवसाय से कोई समस्या नहीं, वो अच्छे से अपना व्यवसाय चलाएं, लेकिन हमें ऐसी किताब खरीदनी है जिस किताब को एक बार पढ़ने के बाद उसी सब्जेक्ट, उसी यूनिट की दूसरी किताब हमें नहीं खरीदनी पड़े। आज से आपके पास 80 दिन है और ये बहुत होते हैं। 80 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी करना बड़ी अच्छी बात है। इससे ज़्यादा समय नहीं चाहिए इस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। केवल सिस्टमेटिक तैयारी करनी होगी। अगर अभी मार्केट में जो 2-3 जल्दीबाजी में आए हुए नोट्स आपने खरीद लिए, कहीं से भी प्रिंट आ गया, टेलीग्राम पे आई कोई पीडीएफ और उसको प्रिंट निकाल लिया और उसको अगर आपने पढ़ लिया तो थोड़े दिन बाद फिर जब और नया आ जाएगा आप फिर उसको पढ़ने के लिए दौड़ेंगे और इस चक्कर में आप पूरे टाइम खराब कर लेंगे। ये 80 दिन कहाँ बीत जाएंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तैयारी कैसे करनी है? देखो, मार्केट में डाटा अवेलेबल नहीं है, आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है।
इस 10 यूनिट में से कम 5 यूनिट तो ऐसी हैं या 5 यूनिट के लगभग का जो डाटा है वो तो ऐसा है जो पहले से आपके पास है या पिछले सिलेबस में जो था वो हूबहू कॉपी हो गया है, या 2-3 किताबें, जैसे एक सामान्य ज्ञान की कोई सी भी बुक ले लें आप, कोई सी भी, अगर आप चाहें तो आप ल्यूसेंट लें, ल्यूसेंट आपको अगर ज़्यादा अच्छी किताब नहीं लगती, फैक्चुअल किताब लगती है तो आप बड़ी किताब यूनिक जैसी कोई किताब ले लें, टाटा मैकग्रा-हिल जैसी एक किताब ले लें। ऐसे कोई एक सामान्य ज्ञान की बुक अपने टेबल पे रखें और एक मध्य प्रदेश की कोई सी अच्छी बुक रखें। अभी नई आई हुई बुक की बात नहीं कर रहा हूं, ये जल्दीबाजी में बनाई गई किताब है। कोई सी भी एक किताब अच्छी वाली जिसको आपने हमेशा पढ़ा हुआ है वही रखनी है। ये 2 किताबें पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस पूरे सिलेबस की 10 में से 5 यूनिट तो कवर कर ली, बचेगी 5 यूनिट, उसमें से 1 यूनिट मैंने 10वीं यूनिट इस प्लेटफॉर्म पर आपको लगभग तैयार करा दी, उसके एमसीक्यूज में आपको लगवा ही दूंगा। अभी आगे आने वाले 2-4 दिन में हम उसके एमसीक्यूज की सीरीज चालू कर देंगे। तो आपकी 5 यूनिट जो अभी आपके पास अवेलेबल हैं, आपको इनको पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। पढ़ना कैसे चाहिए सर, ये भी बता ही दो, चलो ये भी बता ही देता हूं आपको। अभी बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए हैं। मेरी नज़र में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आज की तारीख में सबसे गलत डिसीजन होगा। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज की तारीख में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको 3 घंटे तो केवल और केवल याद करने पर फोकस करना चाहिए। सर क्या याद करना चाहिए, देखो जो कंप्यूटर वाली यूनिट थी, जो हिस्ट्री का आधा यूनिट है, जियोग्राफी का आधा यूनिट है, या जियोग्राफी की, हिस्ट्री की, कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट है, या इन्वायरमेंट वाली यूनिट है, ये तो वही है जो सिलेबस में पिछली बार थी। 2-2 पॉइंट, 1-1 पॉइंट ऐड कर देने से पूरा पार्ट तो चेंज हुआ नहीं है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर है तो आज आपको याद कर लेना चाहिए कि सर कौन कौन से वेब ब्राउजर किस किस साल में बने, आपको ये याद कर लेना चाहिए। यूट्यूब की स्थापना कब हुई, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना कब हुई, इनकी जो टेबल्स हैं वो आपको 3 घंटे रोज दे करके रोज याद करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, आगे के जो 2 या 3 घंटे हैं उसमें आपको जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको पढ़ने की कोशिश करनी है, उनको पढ़ना है, समझना है, उनको तैयार करना है। अगर आप अपना खुद का नोट्स बना लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना ले तो कहीं ना कहीं से कुछ दिन में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। खूब जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दीबाजी में आप चीज़ें बिगाड़ लेते हैं, चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ती है। कहीं एक कोचिंग का नोट्स उठा के लाए, प्रिंट करवा लिया, पूरा पढ़ा, 4 दिन खराब किए, और तीसरा जब एक नया नोट्स आ गया तो फिर उसी को पढ़ा। तो इस चक्कर में 10 दिन हो गए एक ही यूनिट पढ़ते पढ़ते, और वो यूनिट फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये तरीका गलत है। तो ये भागाबारी नहीं करनी है। आपका जो पोर्शन, जो सब्जेक्ट, जो भी पोर्शन हमारा कंप्लीट या अच्छा स्ट्रांग नहीं है, उसकी कुछ चीजें, जैसे कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से डर लगता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन गलत होते हैं, इस टाइम पे आप कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी कोई सी किताब अपने पास ले ले, भले ही आप लक्ष्मीकांत से पढ़े या किसी सरल सी किताब से पढ़े, आपकी इच्छा है वो, लेकिन वो उसको तैयार करके रख लें। आगे क्या करना है, तीसरा पार्ट आपके दिन का होना चाहिए जिसमें आप एमसीक्यूज लगाएं। ये जो आपने याद किया है और वो पोर्शन जिसको आपने पढ़ा है, इन दोनों ही पॉइंट के आपको रोजाना कम से कम 100 से 150 एमसीक्यूज लगाने हैं। देखो टेस्ट सीरीज का मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि अभी से अगर आप टेस्ट सीरीज लगाने लगे हैं और पढ़ा हुआ कुछ है नहीं, तो पिछली एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट फेल रहा, अभी आप रोज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए या 2 दिन में एक बार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मान लो टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज भी हो रही है या टॉपिक वाइज भी हो रही है, तो आप जल्दीबाजी में उस टेस्ट के चक्कर में उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक को पूरी तरह नहीं पढ़ेंगे, उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको छोड़ देंगे, जो असली में आपकी एग्जाम में गलत हो रही हैं। हम जब किसी उद्देश्य को लेकर के कुछ पढ़ाई करते हैं ना, मुझे पता है कि 2 दिन बाद मेरा ये टेस्ट है और फिर हम उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हम हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में उसको तैयार करते हैं। ये अभी नहीं करना है, आप उसको शांति से पढ़िए, उसकी छोटी छोटी चीजें जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, उन पर फोकस करें। मैं टेस्ट देने से मना नहीं कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं टेस्ट आज देने से मना कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि लास्ट का जब 1-1.5 महीना, अभी 80 दिन बाकी हैं,
जब आपके पास 40 दिन बचेंगे, 45 दिन बचेंगे, तब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और लास्ट के जो 45 दिन से लेकर के लास्ट के 10 दिन बचे तब तक पूरी पेट भर भर के दिन में 2-2 टेस्ट देना, उससे मना नहीं किया जा रहा है, वो जरूरी है, देना चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन किस समय देना चाहिए ये हमें अपने आप को बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा समझाएं, हड़बड़ी में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा समय है तैयारी करने का। और इस अच्छे समय को अगर आप ऐसे जल्दीबाजी में वेस्ट करेंगे तो फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी और आपके एग्जाम में पास होने के चांस कम हो जाएंगे। तो हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा है जनजातीय संस्था और जनजातीय संग्रहालय, इसको आप अच्छे से याद कर लें। मेरा हर बार आपसे ये सुझाव रहता है कि आप आसान चीज़ों को याद करने पर फोकस करें, पढ़ने पर फोकस नहीं करें, डाटा कलेक्शन का काम नहीं करें। डाटा तो गूगल के पास आपसे ज़्यादा है, वो नहीं करना है। फिर भी अगर आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी सुझाव है वो कमेंट करके दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद।